हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंपोज सर पर। तो इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 के सब्जेक्ट हिंदी की जो आपकी बुक है आरोह भाग 2, उसके जो काव्यखंड वाला हिस्सा है उसके सारे महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है। और इससे पहले आप लोगों को मैं पहले करा चुका हूँ, निबंध करा चुका हूँ पत्र, उसके बाद फिर जो आपका व्याकरण वाला हिस्सा है वो पूरा कंप्लीट करा चुका हूँ। जिन बच्चों ने तक वो वीडियोस नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर सिंपल ऊपर आई बटन भी आपको शो होगा, वहां पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्ट वहां से भी जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो जिन बच्चों ने अब तक नहीं देखा उन वीडियोस को भी जरूर देख लीजिए, क्योंकि लगभग ये सारे आपके वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जो 100% आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और कोशिश करिएगा कि सभी क्वेश्चंस को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो देर न करते हुए आज की वीडियो पर चलते हैं, जिसमें हम आज देखने वाले हैं क्या वो क्वेश्चन जो आपके काव्यखंड वाले में से मोस्ट इंपोर्टेंट इस बार रहने वाले हैं। ठीक है। और ये वो क्वेश्चन है जो मोस्ट रिपीटेड भी क्वेश्चन है। तो पहला आप देख रहे हैं भ्रमर गीत। और जिन बच्चों ने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा मेहनत का फल हमें भी मिलना चाहिए। तो भ्रमर गीत से आप क्या समझते हैं तथा भ्रमर को किसका प्रतीक माना गया है? एक एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके एक एक आंसर को पूरा अच्छे से समझेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे है भ्रमर गीत का शाब्दिक अर्थ है भ्रमर को संबोधित करके गाया गया गीत। अगर एक नंबर में आता है, सिंपल आपने इतना लिखना है। फिर आगे हम देखते हैं हिंदी काव्य क्षेत्र में भ्रमर को धोखेबाज, निरंकुश और कली कली पर मंडराने वाले मधु लोलुप प्रेमी का प्रतीक माना गया है। विरह वेदना से व्यथित गोपियां भी श्री कृष्ण को इसी रूप में मानती हैं। ठीक है, बस इतना ही आपने याद करना है, इसमें कुछ ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ पे जैसे आप प्रतीक किसका माना गया, तो ये आपको पता है कि हिंदी काव्य क्षेत्र में भ्रमर को धोखेबाज, निरंकुश और कली कली पर मंडराने वाला कहा गया है। तो इतना ही आपने याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो, आप अच्छे से जानते हैं, अगर आपने अर्धवार्षिक पेपर दिए थे उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि कविता आती है और उससे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, या फिर उनका भावार्थ स्पष्ट करने के लिए आता है। तो ऐसे ही जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए वो सारे मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि निम्नलिखित पंक्तियों द्वारा कवि व्यंग के माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है। 10 और 12 में ये क्वेश्चन आ चुका है आपके। तो इसमें देखो, उधो तुम हो अति बड़भागी, अप्रस रहत सनेह तगाते नाहि मन अनुरागी। इसका अर्थ समझ लेते हैं। इसमें कहा है कवि इन पंक्तियों के द्वारा व्यंग के माध्यम से यह संदेश देना चाहता है कि प्रेम कोई ऐसा बाह्य आवरण नहीं है जिसे कोई भी अपनी इच्छा से उठाकर ओढ़ ले। इसके लिए तो व्यक्ति को अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं। जो व्यक्ति कष्टों से घबराता है उसे प्रेम से दूर ही रहना चाहिए। गोपियां इसलिए उद्धव को बड़भागी बताती हैं क्योंकि वे किसी के प्रेम के बंधन में नहीं बंधे हैं, और इसलिए सब प्रकार के कष्टों से मुक्त हैं। गोपियां कृष्ण प्रेम बंधन में बंधी हैं, इसलिए विरह का दारुण दुख उठा रही हैं। क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए थे। और ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कितनी बार रिपीट हो चुके हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा लक्ष्मण जी ने परशुराम से कहा, हमने लड़कपन में बहुत से धनुष तोड़े थे, किंतु तब तो आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इस धनुष पर आपकी इतनी ममता किस कारण से है? मेरी समझ में तो सभी धनुष एक समान है। यह धनुष जो कि शिव धनुष था तो बहुत पुराना था। श्री राम ने उसे धोखे से छूकर देख लिया और यह उनके छूते ही टूट गया। इस प्रकार लक्ष्मण जी ने परशुराम को धनुष के पुराने होने का तर्क दिया। और ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, तो उन सभी को आपने अच्छे से प्रिपेयर करते रहना है। कवि जयशंकर प्रसाद आत्मकथा कविता के माध्यम से आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं? तो इसका आंसर है कवि के पास आत्मकथा ना लिखने के अनेक कारण हैं, जिनकी वजह से वह आत्मकथा नहीं लिखना चाहता। कवि कहता है कि इस संसार में मुझसे भी अधिक योग्य लोग हैं जिन्हें आत्मकथा लिखनी चाहिए। कवि का मानना है कि उसके जीवन में ऐसा कुछ विशेष नहीं है जिसे आत्मकथा के रूप में लिखा जा सके, जिससे लोग प्रेरणा ले सके। उसके जीवन में यदि कुछ है तो वह है अनंत दुख और सुविस्तृत अवसाद, जिसका वर्णन वह अपनी आत्मकथा में करके अपना उपहास नहीं कराना चाहता। इसी कारण से वह अपनी आत्मकथा लिखने से बचना चाहता है। जिन लोगों ने उनकी सरलता का लाभ उठाकर उन्हें ठगा है, उनकी प्रवंचना का वर्णन करने से भी बचना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त वे अपने सुखद प्रेम प्रसंगों को भी दूसरों के साथ नहीं बांटना चाहते हैं। यदि वे आत्मकथा लिखेंगे तो उनका उल्लेख करने से वे स्वयं को रोक नहीं पाएंगे और वो ऐसा करना नहीं चाहते। तो कंटिन्यू जितने क्वेश्चन बच्चों आप देख रहे हैं सभी को आप अच्छे से याद करते जाएं, तैयार करते रहें, और किसी भी क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं। देखो, कोई भी क्वेश्चन छोड़ोगे तो लास्ट में आपको ही पछताना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। और बार बार कह रहा हूं कि जितने क्वेश्चन आपको बता रहा हूं सभी ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो किसी भी क्वेश्चन को ऐसा नहीं कि अरे ये तो नहीं आएगा इसको हमने छोड़ देना है, तो किसी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, कम से कम 15 से 20 ही क्वेश्चन जो आपको याद करने हैं। आत्मकथ कविता में स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है?
तो इसका आंसर देखते हैं। कवि जीवन रूपी यात्रा में स्वयं को अत्यधिक थका हुआ अनुभव करता है, इसलिए उसके पास स्मृतियों का ही ऐसा संबल है जिसके माध्यम से वह जीवन में आगे का रास्ता तय करेगा। स्मृति को पाथेय बनाने से आशय यहाँ यही है कि जीवन की मधुर स्मृतियां व्यक्ति को जीवन की विषम परिस्थितियों में उसका संबल और प्रेरणा बनकर उसे अबाध रूप से आगे बढ़ते रहने के लिए उत्साहित करती रहती है। ये स्मृतियां उसके लिए उसी प्रकार महत्वपूर्ण और उपयोगी है जिस प्रकार निरंतर चलते जाने से पति की शक्ति जब क्षीण हो जाती है तो उसका शरीर शिथिल होने लगता है, तब पाथेय उसे नव स्फूर्ति और शक्ति प्रदान कर उसकी आगे की यात्रा को पूर्ण कराने में सफल होता है। यानी अगर हम इसका सीधा सा बोले, देखो कई बच्चों के जिनको समझ में नहीं आया होगा कि इसमें आखिर लिखा क्या है, तो सिंपल सा है कि अगर आत्मकथा कविता में स्मृति, स्मृति मतलब क्या होता है, पुरानी यादें, और पाथेय मतलब आप ये समझ सकते हैं कि रास्ता। तो पुरानी यादों को आगे का मतलब हम पुरानी यादों को सोच सोच करके खाली परेशान होने से अच्छा है कि हम आगे के बारे में सोचें और अपने आगे भविष्य के बारे में किस तरह हम आगे बढ़ सकते हैं वो हमें सोचना है। ठीक है, तो मेन जो पूरा इसमें से निकल के आता है यही चीज निकल करके आती है। अगला है, अट नहीं रही है कविता के आधार पर फागुन की आभा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। ठीक है, तो इसका देखते हैं आंसर। इसमें कहा अट नहीं रही है कविता के आधार पर फागुन की आभा प्रकृति में नहीं समा पा रही है, इसलिए वह प्रकृति के कण कण से फूट रही है। सब और प्रकृति का ऐसा रम्य रूप है कि उसकी शोभा तन में समा नहीं रही है। फागुन अर्थात वसंत में सब खिले फूलों से जो सुगंध चारों ओर फैल रही है, लगता है वह वसंत की सुवासित सांस है जिसके सृष्टि रूपी धारा घर सुगंध से भर गया है। लगता है फागुन ने आकाश में उड़ने को अपने पंख खोल लिए हैं। उसकी आभा ऐसी है कि एक पल के लिए भी उसकी दृष्टि हटाए नहीं हटती। सब और पेड़ पौधों की डालियां कहीं हरे तो कहीं लाल कोमल पत्तों से लद गई हैं। फूलों से लदी लताएं ऐसी लगती हैं मानो फागुन अर्थात वसंत के गले में मादक गंध वाली पुष्पों की माला डाल दी गई है। उसकी यह शोभा इतनी मनोहर है कि संपूर्ण पृथ्वी में भी समा नहीं पा रही है। अगला जो प्रश्न है वह है, जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य व उल्लास दिखाई देता है। अट नहीं रही कविता के आधार पर उक्त कथन की व्याख्या कीजिए। तो ये भी सेम टू सेम रहने वाला है, जैसा आपने ऊपर आंसर देखा वही आंसर आप यहाँ पे भी लिख कर आएंगे तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। उत्साह कविता में बादल पीड़ित, प्यासे, जन की आकांक्षा, नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति की चेतना को संभव करने वाला आदि अर्थों को प्रकट करता है। अगला प्रश्न है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। फागुन में मौसम ना तो अधिक ठंडा होता है और ना ही अधिक गर्म। खेतों में फसल पककर तैयार हो जाती है। फागुन में ही रंग और उल्लास का त्योहार होली आता है। टेसू के फूल खिल उठते हैं। ग्रामों में विशेष उत्साह देखने को मिलता है। अन्य ऋतुएं या तो शीत या गर्मी में व्यतीत होती हैं, किंतु फागुन का महीना इस सबसे अलग ही होता है। अगला प्रश्न है, यह दंतुत मुस्कान कविता के आधार पर बच्चे की दंतुत मुस्कान का कवि के हृदय पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आंसर हो जाएगा, कवि बालक को अपलक निहारता रहता है और उससे संवाद स्थापित करने का प्रयास करता है, किंतु बालक उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता। तब वह यह मान लेता है कि बालक मुझे पहचान नहीं पाया है कि मैं कौन हूँ। शायद इसलिए वह कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर पा रहा है और उसे अपलक देख रहा है। बालक की प्रतिक्रिया ना पाकर कवि यह भी सोचता है कि बालक संभवतः मेरी बातों और व्यवहार के कारण थक गया है और भरसक प्रयास करने के बाद भी मुझसे परिचित नहीं हो पाया। फिर भी मुझे उसकी दंतुत मुस्कान पर्याप्त आनंद और सुख का अनुभव करा रही है। इसके लिए निश्चय ही उसकी माता धन्यवाद की पात्र है, जिसके कारण मैं बालक की उस आनंददायिनी मुस्कान का अनुभव कर सका हूं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है दंतुत मुस्कान वाला। अगला प्रश्न है, फसल कविता में कवि के अनुसार फल क्या है। तो यहाँ 3-4 बार क्वेश्चन रिपीट होकर के आया है, तो इसको तीन चार जो प्रश्न आप देख रहे हैं सभी का आंसर सेम ही रहने वाला है। तो इसका देख लेते हैं आंसर। इसमें कहा गया है, कवि नागार्जुन ने फसल को नदियों के पानी का जादू, हाथों के स्पर्श की महिमा, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म, सूरज की किरणों का रूपांतरण और हवा की थिरकन के संकोच के विभिन्न रूपों में देखा है। इन सब का समन्वित रूप ही फसल है। यदि इनमें से एक भी वस्तु का अभाव होगा तो फसल नहीं उग सकेगी अथवा वांछित परिणाम देने वाली नहीं होगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह दंतुत मुस्कान कविता का आपके हृदय पटल पर क्या प्रभाव पड़ा। हृदय पटल मतलब आपके दिल पर क्या प्रभाव पड़ा, संक्षेप में लिखिए। तो यह दंतुत मुस्कान कविता का हमारे हृदय पटल पर यह प्रभाव पड़ा कि हम यह भली भांति समझ गए हैं कि बच्चे की निश्चल कोमल मुस्कान किसी भी प्रकार की कठोर व्यक्ति के हृदय को पिघलाकर उसे अपनी ओर आकर्षित करने में सफल होती है। यह मुस्कान किसी भी अपरिचित को पल भर में सदियों पुराना परिचित बना देती है। अगला प्रश्न है, छाया मत छूना कविता का संदेश क्या है।
और 3-4 बार यही है कि क्या इसमें छुपा हुआ है ना संदेश। तो आंसर देखते हैं इसका सीधा कि छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों की उपस्थिति है। विगत के सुख को याद कर वर्तमान के दुख को अधिक गहरा करना तर्कसंगत नहीं है। कवि के शब्दों में इससे दूना होता है। विगत की सुगत काल्पनिकता से चिपके रहकर वर्तमान से दूर हट जाने की अपेक्षा कठिन यथार्थ से रूबरू होना ही जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। गिरजा कुमार माथुर की छाया मत छूना कविता अतीत की स्मृतियों को भूल वर्तमान का सामना कर भविष्य का वर्णन करने का संदेश देती है। यानी हम अपने पुराने समय को या पुराने बुरे दिनों को याद न करके आगे आने वाले भविष्य के अच्छे पलों को याद करके हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। हमें पुराने दुख जो हमारे क्या है दुख भरे दिन थे उनको हमने याद नहीं करना है। जो इसमें छुपा हुआ रहस्य है यही है कि पुराने दिनों को याद करके जो हमारे बुरे दिन थे हमें दुखी नहीं होना चाहिए। हमें अपने आने वाले समय के लिए सोचना चाहिए। और कविता यह बताती है कि जीवन के सत्य को छोड़कर उनकी छायाओं में भ्रमित रहना जीवन के कठोर सत्य से दूर रहना है। कविता में रोमानी भावबोध की अभिव्यक्ति स्पष्टता देखी जा सकती है। तो मेन जो इसके पीछे संदेश है वो आप अच्छे से समझ गए, तो आप इसका आंसर बना करके भी लिख सकते हैं। अगला है छाया मत छूना कविता में छाया शब्द यहाँ किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है, कवि ने उसे छूने के लिए मना क्यों किया है। तो कवि ने छाया शब्द विगत के लिए प्रयुक्त किया। विगत मतलब जो बीत चुका है। कवि ने इसे छूने से इसलिए मना किया है क्योंकि इसके छूने से भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है जो व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकती है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसमें कहा है लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना का आशय स्पष्ट कीजिए। माँ ने ऐसा इसलिए कहा है कि तुम अपने अंदर लड़की के कोमल रूपी गुणों को तो जीवित रखना, पर इस कोमलता को कोई तुम्हारी कमजोरी समझ ले ऐसा मत करना। एग्जाम्पल है, और ये बात कब की है, जब लड़की शादी होने के बाद अपने कहाँ जाती है, ससुराल जाती है, और वहां पर अगर उसके साथ कोई अत्याचार होता है तो माँ का कहना यह है कि उन अत्याचारों को चुपचाप सहना नहीं है। ठीक है, अगर हो सके तो तुम उसका जवाब देना या फिर किसी को आकर के तुम बताना है कि मेरे साथ इस तरह से अत्याचार हो रहे हैं। यानी इसका आंसर आप बना करके भी लिख सकते हैं। लड़की होना पर लड़की को देखो क्या कहा गया है, एक कोमल, ठीक है, चंचल, इस तरह की गुणों से भरी रहती है एक लड़की। ठीक है, यानी ये सारे गुण लड़कियों में पाए जाते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये शब्द यूज किया कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। ठीक है, तो कोमलता को कोई तुम्हारी कमजोरी समझ ले ऐसा मत करना, क्योंकि वर्तमान में लड़कियों पर बहुत अत्याचार किए जा रहे हैं परंतु वे उनका प्रतिकार नहीं कर पाती हैं। यहाँ माँ ने अत्याचारों का प्रतिकार करने की सीख दी है, ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है और मोस्ट इंपोर्टेंट है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। कन्यादान कविता के आधार पर इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है। अब ये जब लड़की शादी होकर के अपने ससुराल चली जाती है उसके बाद की जो स्थिति बनती है लड़की के सामने वो यहाँ पर बताई गई है। विवाह होकर ससुराल जाने के बाद बहू रूप में कन्या का मुख्य दायित्व चौका चूल्हा संभालना होता है। वह सारे परिवार के लिए आग पर रोटियां बनाती है, किंतु अनेक बार ससुराल की परिस्थितियों से शुद्ध होकर कन्याएं उसी आग का प्रयोग कर शुद्ध का मतलब है कि परेशान दुखी होकर के। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं उससे पहले कि आप लोग जितने क्वेश्चन देख रहे हैं इन सभी क्वेश्चंस को आपने अच्छे से प्रिपेयर करते रहना है। आगे देखते हैं उसका आंसर, और इन सभी प्रश्नों को बार बार कह रहा हूँ कि आप अच्छे से रिपीट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है आपने। तो यहाँ पे जैसा आपने देखा कि विवाह होकर ससुराल जाने के बाद बहू रूप में कन्या का मुख्य दायित्व चौका चूल्हा संभालना होता है। वह सारे परिवार के लिए आग पर रोटियां बनाती है, किंतु अनेक बार ससुराल की परिस्थितियों से शुद्ध होकर कन्याएं उसी आग का प्रयोग अपनी यही लीला समाप्त करने, यही लीला यानी अपनी जो जीवन लीला है उसको समाप्त करने के लिए भी कर बैठती है। इन पंक्तियों में कवि ने ऐसी कन्याओं के लिए यही संदेश दिया है कि विषम से विषम परिस्थितियों में भी उन्हें यह कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि आग रोटियां सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं। इसके अतिरिक्त समाज में आज दहेज के लिए महिलाओं को जलाकर मार डालने की घटनाएं बहुत हो रही हैं। तो ये आप लोगों ने देखा होगा, और आप लोग भी अगर लड़की हैं तो आपने भी ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेनी है कि जो आग है वो क्या करने के लिए है, रोटियां सेकने के लिए है। खुद पर उसका इस्तेमाल कभी नहीं करना है आपने अपने जीवन में, चाहे कितनी भी बड़ी समस्याएं आपके सामने आ जाएं। आगे देखते हैं, इस कुप्रथा के प्रति चेताते हुए भी कवि लोगों को बहुओं को ना जलाने की ओर संकेत करता हुआ कहता है कि आग रोटी सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कन्यादान कविता के अनुसार मां ने अपनी बेटी को क्या क्या सीख दी है।
तो पहला आप देख रहे हैं कि अपने सौंदर्य पर कभी मुग्ध नहीं होना, यह पहला पॉइंट है। दूसरा है वस्त्र और आभूषण के बंधन रूपी लालच में कभी मत फंसना। तीसरा है आपका अपनी कोमलता बनाए रखना पर उसे अपनी कमजोरी मत बनने देना। तो ये 3 पॉइंट आपने याद कर लेने हैं कि जो सीख दी है। अगला प्रश्न है मंगलेश डबराल की कविता संगतकार से आपने क्या भाव ग्रहण किए। ठीक है, या अपने भावार्थ अपने शब्दों में व्यक्त करिए। इसको देखते हैं। संगतकार कविता में कवि मंगलेश डबराल संगतकार के महत्व को रेखांकित करते हुए कहते हैं कि मुख्य गायक के ऊपर चढ़ते हुए भारी स्वर के साथ देती है एक और आवाज सुंदर कमजोर कंपायमान सी सुनाई देती है। संभवतः यह मुख्य गायक का छोटा भाई हो या उसका शिष्य या उस्ताद के पास पैदल चलकर दूर से संगीत सीखने आने वाला उसका कोई रिश्तेदार। वह संगतकार वह यहाँ इसके लिए संगतकार के लिए जो है मुख्य गायक की ऊंची गंभीर आवाज से अपनी आवाज प्राचीन काल से ही मिलाता आया है। अर्थात गायन में संगतकार की भूमिका प्राचीन काल से ही विद्यमान रही है। मुख्य गायक अब देखो संगतकार का सीधा सीधा अर्थ होता है कि जो एक मुख्य गायक होता है उसके साथ जो उसकी मदद करने वाला होता है उसको हम संगतकार कहते हैं। मुख्य गायक जब गीत के चरण में मग्न हो जाता है तो उसे सरगम का भी ध्यान नहीं रहता, उसे केवल अनहद यानी दोनों कान बंद कर ध्यान मग्न होने पर आने वाली ध्वनि ही सुनाई देती है। जब गायक अनहद की अवस्था में पहुंच जाता है तब संगतकार ही उसके मूल स्वर को संभाले रहता है। इस विषय में कवि कहता है कि मूल स्वर को संगतकार ऐसे संभालता है कि मानो उसे उसका बचपन याद दिलाता हो, मानो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान समेटता हो। वह गायक को उस समय की याद दिलाता है जब वह नया नया संगीत सीख रहा था। स्वरों के खेल में उसका गला बैठने लगता है, स्वर बुझता हुआ प्रतीत होता है। उसी समय संगतकार का स्वर उसको सांत्वना देने के लिए प्रविष्ट हो जाता है, मानो कह रहा हो कि तुम अकेले नहीं हो और यहाँ भी कि गाया जा चुका राग फिर से गाया जा सकता है। संगतकार की आवाज में जो हिचक या कंपन अनुभव होता है उसे उसकी विफलता नहीं समझना चाहिए बल्कि उसकी मनुष्यता समझना चाहिए। अर्थात वह भी चाहे तो मुख्य गायक बन सकता है किंतु मानवता के कारण से वह ऐसा करता नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों आप खुद से बना करके लिख सकते हैं कि संगतकार उस व्यक्ति को कहा जाता है जो मुख्य गायक के साथ उसकी मदद करता है या उसकी जो लाइनें होती हैं उसकी जो पंक्तियां होती है उसको क्या करता है दोहराने का कार्य करता है। और उसके बारे में फिर आप जैसे यहाँ पे कवि ने उसको संगतकार को और मुख्य गायक के बीच जो संबंध बताया है उसको आपने लिख देना अपने शब्दों में। अगला प्रश्न है संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई पड़ते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा फिल्म क्षेत्र, संचार क्षेत्र, प्रकाशन जगत, चिकित्सा, कला आदि लगभग सभी क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। जीवन के इन सभी क्षेत्रों में सफलता कभी भी दूसरे के सहयोग के बिना प्राप्त नहीं होती। यदि ये सहायक उस काम में अपना संपूर्ण योगदान ना करे तो सफलता संदिग्ध ही होती है। फिर भी ये लोग निस्वार्थ भाव से काम करते रहते हैं। कार्य की सफलता का श्रेय केवल नायक को मिलता है और ये लोग अंधेरे में रह जाते हैं। ऐसे आप कहीं पर भी देखो, अगर आप जैसे गाड़ी वगैरह सर्विस कराने के लिए जाते हो वहाँ पे एक आपका मेन मैकेनिक होता है, उसके बाद जो उसके साथ हेल्पर होते हैं उसके, तो हर क्षेत्र में आप जैसे डॉक्टर के पास जा रहे हो, डॉक्टर के पास उसका कंपाउंडर भी होता है, ठीक है, जो दवाई वगैरह देने का काम करता है। तो ये सारे वो लोग होते हैं जो मुख्य नायक, जिसको हम नायक हीरो बोल सकते हैं, कि हीरो के साथ उसके जो दोस्त होते हैं, ठीक है। तो ये आपके जो काव्यखंड वाले हिस्से थे, काव्यखंड वाला जो हिस्सा पार्ट था उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतने ही हैं। बस इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। बाकी सभी को बेस्ट विशेष अच्छे से तैयारी करते रहो और आपका ऐसा एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा जो मैंने आपको नहीं बताया होगा, ठीक है। बाकी सभी को अच्छे से कहना चाहूंगा कि अच्छे से तैयारी करते रहो और किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट हो आप एनी टाइम पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा लगभग मैं आपको मैथ्स और साइंस और आपका एसएसटी तीनों सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पहले ही करा चुका हूँ। वो भी आपको इसी प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के सिंपली देख सकते हैं। अगेन आप सभी को बेस्ट विशेष, मिलते हैं नेक्स्ट जो आपका गद्यखंड वाला पार्ट है उसमें बहुत जल्द। और अगेन आप सभी को बेस्ट विशेष, अच्छे से तैयारी करते रहिए। बाकी जहाँ प्रॉब्लम आ रही है मैं आपके साथ हूँ। तो अगेन टाटा बाय बाय एंड wish you all the best.